आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सहज आयुर्वेद विश्लेषण यूट्यूब चैनल में। और वातरक की जो श्रृंखला चल रही है, इसका तीसरा भाग जो है, लगभग अंतिम ही मानिए इसको। कोशिश करेंगे इसके अंदर सारा जो अपना टॉपिक बचा है वो कंप्लीट हो जाए। तो अपन ने पहले निदान और संप्राप्ति दोनों चीज़ें देख ली थी। क्लिनिकल एस्पेक्ट भी कह लो, मेरा कुछ व्यक्तिगत अनुभव कह लो, या जो आचार्य शास्त्र जो भी बोल रहे हैं। अब यदि इसके प्रकार की बात करें, मैं पहले ही बात बता रहा हूँ, पहले से वीडियो से ही बता रहा हूँ कि मैं शॉर्ट के अंदर और इनिशियल लेवल के ऊपर बता रहा हूँ। आप इसके अंदर जितना डिटेल देखेंगे उतनी आपको डिटेल मिलती जाएगी। मैं मोटे मोटे पैमाने पर बता रहा हूँ कि अपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कैप्चर कर सकते हैं, जिसको एज इट इज़ क्लिनिकल यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो अपना टॉपिक बचा हुआ था वो है वातरक्त के जो स्थान है, भेद है और उसकी चिकित्सा। तो दोनों ही आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों ही एक बात जरूर बोलते हैं, जो वातरक्त है सबसे पहले ये अपने हाथ और पैरों की संधियों में मिलेगा। आप देख सकते हैं, साथ में मैंने प्रयास किया है कि साथ के साथ में यदि आप श्लोक भी देखना चाहें तो आचार्य चरक भी जैसे 12वें श्लोक के अंदर बोलते हैं कि वातरक्त हाथ और पैर की सभी संधियों के अंदर भी स्थान बनाता है, और विशेष रूप से हाथ और पैर में अपना मूल स्थान बनाता है, उसके बाद में वो पूरे शरीर में फैलता है। तो यदि कोई पेशेंट अपने पास में ऐसा आता है ना, जो उसके सारे जोड़ दुख रहे हैं और जिसमें कलाई और टखने के नीचे या टखने या फिर एडी ये भी दर्द हो रहे हैं, तो उससे एक बात पूछनी जरूर है कि जब ये जोड़ों में दर्द शुरू हुआ था, तब उस टाइम के अंदर सबसे पहले दर्द कौन से जोड़ में शुरू हुआ था। यदि वो व्यक्ति कहता है कि कलाई में दर्द शुरू हुआ था या टखने में पहले दर्द शुरू हुआ था, उसके बाद के अंदर फिर वो घुटने में या कंधे में या गर्दन में इसमें शुरू हुआ, तो अपने को उसको प्राथमिक रूप से वातरक्त का जरूर पेशेंट मानना है। उसके बाद में जो भी अपने अग्नि वैषम्य या धातु दोष वैषम्य हुआ, उसके बाद में उत्तरोत्तर संप्राप्ति बढ़ते हुए अन्य संधियों को भी उसने अपने अंदर समाहित कर लिया। लेकिन जो उसकी प्राथमिक जो उसकी उत्पत्ति रहेगी वो वातरक्त अनुसार ही रहेगी। सेम यही बात सुश्रुत भी बोलते हैं आचार्य, और साथ में वो एक बात ये और बोल देते हैं कि वो विकृत होकर चूहे के विष के समान सारे शरीर में फैल जाता है। और इसके अंदर पूर्व रूप की यदि बात करें, पूर्व रूप भी यदि आप श्लोक देखोगे तो उसमें वो स्पष्ट बताते हैं। मतलब पूर्व रूप का मतलब कि रोग आने से पहले के जो लक्षण है, या फिर यूं कह लो कि कोई 10-15 दिन में, 15-20 दिन में एक आधी बार ये लक्षण मिलता है उसके, तो आप ये मान लो कि वो रोगी की जो दिनचर्या या आहार विहार है वो उस रोग की ओर अग्रसर है। यदि अभी उसको रोक लेंगे तो उस रोग तक पहुंचेगा नहीं वो। तो पूर्व रूप में जैसे आप देख सकते हो, पसीने का बहुत ही ज्यादा आना या पसीना बिल्कुल एब्सेंट होना, कई बार जैसे कोई स्पर्श का अनुभव नहीं होना, सुन्नापन आना, या फिर जो अपने जोड़ वगैरह है वो ढीले होना, और भाई फुंसियां वगैरह होना, या सुई चुभने जैसी पीड़ा है। तो इस टाइप की आप चीजें देख सकते हो, और बाकी सारी डिटेल आप ये देख ही रहे हैं साथ के साथ में श्लोक के अंदर। पूर्व रूप के अंदर ये सारे के सारे अपने को लक्षण मिलेंगे। और अब यदि अपने भेद की बात करें तो आचार्य चरक तो शुरुआत के अंदर उत्तान और गंभीर की बात करते हैं कि जब तक जो वातरक्त है सुपरफिशियल एरिया के अंदर है, त्वचा के अंदर है, तो उसके अंदर चर्म रोग वाले लक्षण ज्यादा आएंगे। यदि जब वो थोड़ा सा डीप सीटेड टिश्यू को इफेक्ट करता है तो उसमें वात व्याधि वाले लक्षण ज्यादा आएंगे, जो आप इसके अंदर क्लियरली पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लक्षण है कि भाई उसके अंदर श्यावता आ रही है, या ताम्र समान उसका जो रंग हो रखा है, या कंडुदाह रोग है, तो ये सभी चीजें आप इसके अंदर देख सकते हो। और उभय मिश्र जिसमें दोनों के दोनों ही लक्षण आ रखे हैं, उसके अंदर विशेष रूप से पंगुता और जो लक्षण है विशेष रूप से मैं कहूँगा कि मतलब चलने फिरने से वो रह जाता है। इसको मैं एवियन से कोरिलेटेड करके भी चलता हूँ इस चीज को, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड।
बहुत सारे चिकित्सक उरुस्तम की भांति भी इसकी चिकित्सा करते हैं बिल्कुल, लेकिन मैंने अभी तक जितने भी रोगी चिकित्सा करे मैं ये सिद्धांत लेकर वात रक्त की चिकित्सा लेकर किया है और मेरे को अभी तक सभी पेशेंट में लाभ भी मिला है। और इसके अलावा आचार्य चरक जो नियमित रूप से इसके दोष बनते हैं वात के अकॉर्डिंग, पित्त के अकॉर्डिंग, रक्त के अकॉर्डिंग या द्वंद्व सन्निपातन की अवस्था में, उन तीनों के दोष के अनुसार इसके लक्षणों का भी विवेचन पूरा दिया हुआ है। और इसकी एक बहुत बढ़िया चीज है उपद्रव। अब वात रक्त का जो उपद्रव है 31 और 32वें श्लोक के अंतर्गत, जैसे नींद नहीं आना और भोजन की इच्छा नहीं होना और सिर का अक्सर जकड़ाहट रहना, भारीपन रहना कह सकते हो, चक्कर आने की समस्या हो गई, या प्रवेपक एक विशेष टर्म भी इसके अंदर है जो एक नियमित अंतराल के नियमित स्थिति या नियमित अंतराल के बाद में उसमें कंप की अवस्था आती है। यदि आप इसका हिंदी विवेचन देखोगे तो आपको कंप लिखा ही दिखेगा, ट्रेमर, लेकिन ये साधारण कंप से अलग होता है। साधारण कंप को आप एज इट इज कंप्लीटली वात व्याधि के अंतर्गत लेकर उसकी। अब यदि चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा के अंदर जो आचार्य सुश्रुत है वो तो इसके जो जहाँ जहाँ प्रकार बताते जा रहे हैं पित्तज, कफज, रक्तज अनुसार वो उसके अंतर्गत ही उसकी चिकित्सा बताते जा रहे हैं। लेकिन जो आचार्य सुश्रुत चरक है वो सारे प्रोटोकॉल के तहत बताते हुए एक विशेष बात और बोलते हैं, यदि उत्तान जो वात रक्त है तो उसके अंदर अपने को जो बाह्य यूज है, जो प्रदेह है या कोई लेप है या कोई तेल है उसका भी उपयोग करना चाहिए। और दोनों ही आचार्य जो विशेष अपथ्य का भी इसके अंदर दोनों ही एक अलग श्लोक के अंदर विवरण करते हैं, जिसमें आचार्य जो चरक है वो 49 जो इसका श्लोक है उसमें बोलते हैं और आचार्य सुश्रुत जो लगभग दोनों एक ही बात बोलते हैं। एक तो दिन में नहीं सोना, अति व्यायाम नहीं करना, अति मैथुन की अवस्था नहीं होनी चाहिए, लवण, कटु, अम्ल इनका अधिक सेवन नहीं करें, आप जैसा विवरण के अंदर देख सकते हैं। और ये तो सारी की सारी वो चीजें जो अपने अभी तक वही शास्त्र के अंदर श्लोक में देखते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं। अब यदि मेरे पास में कोई रैंडम व्यक्ति आता है और अपने उसकी वही केस हिस्ट्री ले रहे हैं तो क्या अंदाजा लगे कि ये वात रक्त का है या नहीं है। तो इसके लिए जो मैं केस हिस्ट्री यूज करता हूँ ताकि कभी कोई चीज पूछनी ना भूल जाऊँ, इसके लिए मैंने अपने प्रेस्क्रिप्शन पैड में उसके सारे क्वेश्चनिंग पुट कर लिए हैं। ये आपके सामने आप देख सकते हो। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट है यदि आप इनको स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो अगर आप सारे प्रश्न पूछते हो उसके अंदर समस्या मिलती है। विशेष रूप से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि अगर पेशेंट बता रहा है जोड़ों में दर्द है तो जोड़ों में दर्द पहले मैं पूछता हूँ उससे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, यदि वो कलाई में या टखने में बताता है। दूसरा, यदि वो हाँ कहता है तो अन्य के ऊपर नहीं, ना कहता है तो भी अन्य के ऊपर जाना है। इसके साथ के साथ में जैसे उसके हाइपरटेंशन की, बीपी की समस्या रहती है नहीं रहती, अम्ल पित्त की अवस्था रहती है क्या, और हाथ पैरों में जलन की समस्या हो गई ये साथ में रहती है क्या, अनिद्रा की समस्या हो गई या हाथ पैरों में कोई कंपन की अवस्था हो गई, मुंह में अक्सर छाले की समस्या हो गई, क्योंकि पित्त दुष्टि के और रक्त दुष्टि के लक्षण लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा ही अंतर होता है उसमें। तो ये जो केस हिस्ट्री की जो मैंने शीट बताई है आप इसके अंदर देख सकते हो, सारी की सारी चीजें, सारे क्वेश्चनिंग है जो उसकी आ जाती है जिसमें अपने डिसाइड कर सकते हैं। मान लो अपने से ये सारी पूछे बाद में उससे डिसाइड भी हो गई कि हाँ इसके वात रक्त की है तो इसको चिकित्सा क्या देनी। अब चिकित्सा को देखने के लिए अपने यदि शुरुआत के अंदर निदान के अंदर जाए तो वहां पे गिनती के 4-5 चीजें बताई थी आचार्य चरक ने कि या तो अध्यशन, मतलब पहले का पचा नहीं ऊपर से और खा लिए, जिनको कुछ ना कुछ खाने पीने की कुछ एनी टाइम उनका मुंह चलाने की आदत में होती है रोगी को,
उसके अंदर ये विकृति मिल सकती है। दूसरी, जो अति साहस अति बल करता हो या अति मैथुन की अवस्था में रत हो, तो उसके अंदर मतलब जो एक रक्त प्रकूपण का बता रहे हैं, एक पित्त प्रकूपण का भी कारण बता रहे हैं। या इसको अदरवाइज में यूं भी ले सकते हैं, मान लो किसी का फील्ड जॉब है और वो रूटीन के अंदर उसकी डाइट स्किप हो रही है, रूटीन में डाइट स्किप हो रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो धीरे धीरे धातुशय की अवस्था ही आएगी। एकदम से नहीं होगा, ये उसका लंबे टाइम से रूटीन चल रहा हो तो वात प्रकूपण की अपने उसके अंदर कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि यह धातुशय जन्य है या वात प्रकूपित कारणों से है। और फील्ड जॉब वाले बंदे, मार्केटिंग वाले बंदे के अंदर तो दोनों ही चीज आ गई। एक तो वो घूम भी रहा है, अत्यधिक गमनशील अवस्था में भी है, भ्रमणशील अवस्था में भी है, और साथ के साथ में खाना भी टाइम से नहीं खा रहा, तो वात प्रकोपित कारण भी है और साथ में धातुशय वाले भी कारण है। और इसके अलावा भाई तीखा और ये चीजें ज्यादा सेवन कर रहा है, कटु और जो अम्ल रस है इनका ज्यादा सेवन कर रहा है। इसके अनुसार अपने उसके औषध चयन करते हैं। जैसे यदि वो तीखा और एसिडिटी ऐसे लक्षण ज्यादा हो रखे हैं, तीखा खाना आ रहा है, हरी मिर्ची, चटनी, भुजिया, ये चीजें ज्यादा ले रहा है, चाय वगैरह, तो अपना जो सबसे पहला ड्रग ऑफ चॉइस है वो ऐसा तिक्त रस हो सकता है जो शीत भी हो साथ में, जैसे कुटकी चिरायता हो गया, कुटकी चूरन हो गया, चिरायता हो गया। तो ये रक्त का शुद्धि भी करेगा और शीतलता भी लेके आएगा, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि जो तिक्त और शीत साथ में आएगा वो आगे वात का प्रकोपन भी करेगा। तो शुरुआत का बेसिक 5 से 7 दिन 10 दिन आप उसको देखकर उसके बाद में उसको थोड़ी बल्य चिकित्सा दें। बल्य चिकित्सा के अंदर अब ये देखो, जैसे अपने वात प्रकोपित कारणों के लिए बला का उपयोग बहुत बताया आचार्य चरक ने, इवन बला तेल है, दानांतर है, जो आप इसका भी उपयोग कर सकते हो, क्योंकि बला का उपयोग हमेशा वहाँ यूज किया जाता है, वहाँ उपयोग किया जाता है जहाँ मतलब अपने को नई रीजनरेशन ज्यादा मात्रा में करना हो। जैसे मान लो प्रसूति रोगाधिकार में क्या होता है कि लेडी का यूट्रस लगभग अंदर से इनर लेयर है वो सारी की सारी हटती है, उसको जल्दी रिकवरी की जरूरत है, तो वहाँ पे दानवंतर का बताया गया है, सहस्त्र पाक की बला को ही दानवंतर बोला गया है। और जहाँ कहीं पर भी अपने को जरूरत लगती है, और इसके अंदर भी जैसे धातुशय जन्य आर्क है तो उसके अंदर बला का उपयोग होता है। जहाँ पर कफज कारण आर्के हैं, जो अजीर्ण में भोजन है, ये कफज कारण भी आ जाता है इसके साथ साथ में, वहाँ पे मुलेठी का उपयोग हो गया। जहाँ पे पित्तज और कफज मिक्स से लक्षण आर्क हैं वहाँ पर भी आप मुलेठी का उपयोग कर सकते हो। जहाँ पे वात प्रदान दुष्टि ज्यादा आपको लग रखी है कि भाई इसके धातुशय तो नहीं है, लेकिन जैसे रात को जागने की इसके रहती है, लेट सोता है, मोबाइल में लगा रहता है, उसके अंतर्गत अपने दशमूल का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे रोगी की केस हिस्ट्री है, एक मैंने इसमें डेली रूटीन में पॉइंट भी डाला हुआ, आप देख सकते हो कि दही का सेवन, कर्ड, परांठे, अचार, दही अगर नित्य सेवन करता है तो भी अपने को इसकी रुक्षण की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से जैसा उसका कारण है, यदि अपने उसके हेतु का विपरीत ले लेते हैं, गाढ़ा खा रहा है तो रूखा दे दो, तीखा खा रहा है तो उसको ठंडा दे दो, तो हेतु विपरीत चिकित्सा करते हैं। प्रथम स्तर की बता रहा हूं मैं ये, उसको 5 से 15 दिन ये चिकित्सा करते हैं, उसके बाद में फिर उसको थोड़ी बल्य चिकित्सा देने की जरूरत होती है। घृत अवस्था में अपने यूज कर सकते हैं उसके बाद में, महातिक्त घृत है या जो शरीर की उसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। और महातिक्त घृत का या तिक्त घृत का उपयोग सबसे पहले इसीलिए बताया क्योंकि ये पित्त और वात दोनों का संभाल लेगा। इसके बाद में उसके अनुसार आप देख सकते हो इसको, और विशेष क्या गिलोय से रिलेटेड यदि आप कोई इसका औषध घटक यूज करना चाहते हो, क्योंकि गिलोय बल्य भी होता है, रसायन भी होता है, या आचार्य जैसे सुश्रुत गुड़ और हरितकी का कॉम्बिनेशन है, वो बताते हैं सभी प्रकार के भाई वात रक्त के अंदर निर्दिष्ट है। तो इस प्रकार यदि आप इस केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पेशेंट का सारा चीजें चेक करते हो तो बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी।
अब एक पॉइंट और इसमें जोड़ना चाहूँगा, मेरे केस हिस्ट्री जो व्यक्तिगत अनुभव में बहुत बार ऐसा होता है कि रोगी एक रोग नहीं बहुत सारे रोग लेकर आता है। यानी कि वो वात रक्त का पेशेंट है, उसके साथ में हाइपरटेंशन मैंने बता ही दिया, उसके साथ में उसके थायराइड की भी टेंशन आ रही है, या फैटी लीवर की भी समस्या आ रही है, या भाई फीमेल पेशेंट है तो बल्कि यूट्रस या यूट्रस फाइब्रॉइड की भी समस्या आ रही है, या कोई अन्य और स्किन प्रॉब्लम भी आ रही है। अभी तक मैंने स्किन प्रॉब्लम पे बात नहीं करी थी इस पे। जब कभी कोई किसी जोड़ के ऊपर कलाई या कलाई से आगे अटकना या अटकने से नीचे, विशेष रूप से इन दो इलाकों के अंदर यदि किसी प्रकार के चर्म रोग की समस्या दिखे तो निश्चिंत होकर आप प्रथम स्तर से ही वात रक्त की चिकित्सा आरंभ कर दें, उत्तान वात रक्त मानते हुए। हाँ, तो यदि वात रक्त के साथ में अन्य रोग भी आ रखा हो तो उनका जो कारण और मूल होएगा ना, वो बेसिकली एक जैसा ही रहेगा। यदि आज का परिवेश देखें, मैं वात रक्त से हट के अलग बात करूं कि आज के टाइम के अंदर WHO लगा हुआ है NCD के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज देखा जाए तो आज के टाइम में रक्त क्लेद की अवस्था ही है ज्यादा, और जिसके अंदर वो उसके भाई शुगर भी आ जाएगी, BP भी आ जाएगा, थायराइड भी आ जाएगा, ये सारी की सारी चीजें आ जाएगी। साथ में और जो विश्रंसन या और जो क्षय व्यापत की अवस्था है जो कैंसर की स्टेज में आ जाती है। तो जो अलग अलग रोग आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सबके लिए अलग अलग प्रकार की जो अपने औषधि है उनको लेकर और पेशेंट का पेट भी भर दें, जेब भी भर दें, थैली भी भर दें। यदि अपने उसके मूल कारण की चिकित्सा कर रहे हैं तो अपने को उसी में ही लाभ मिल जाएगा। तो आप यकीन मानिए, जो मैं हर बार बताता हूँ कि इसको मात्र एक ये 5 टैबलेट या एक ये चूर्ण 2-2 चुटकी आप देते हो, केवल हेतु के अनुसार उसको विपरीत उसके पथ्य पे रख दो और उसके विपरीत गुण के औषधि की चयन कर लेते हो। ये प्रथम स्तर की चिकित्सा ही होती है, हेतु विपरीत चिकित्सा, और सबसे कॉमन। तो आपके सारे के सारे पेशेंट रिकवर होने लग जाएंगे। यदि आपको लगता है वीडियो काम कर रहा हो, हमको कुछ इससे नॉलेज हुई हो, मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात आप तक ट्रांसफ़र कर सका हूँ, तो आप इसको बेशक लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।